नमस्ते बच्चों, आप सबका आज मेरे क्लास में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 7 की घर पे सीखिए। ये जो पुस्तिका है उसकी जुलाई मास की हिंदी विषय की प्रवृत्ति 1। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 7 विषय हिंदी जुलाई मास 2020 प्रवृत्ति 1 कुत्ते की वफादारी। आपके पुस्तक में दी गई कहानी पढ़िए और समझिए। प्रवृत्ति 1 नीचे दिए गए चित्रों को देखें। ये चित्र कहानी की नींव रखते हैं। आपको यह चित्रों को देखकर एक नई कहानी बनानी है। कुछ बातें ऐसी भी होगी जो आप अपने आप सोचकर लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं। तो हमको इस चित्र के आधार पर शुरू की नींव ये पुस्तिका में दी गई है, कहानी की नींव दी गई है। उसके बाद आगे की कहानी हमें अपने आप सोचनी है। सबकी कल्पना अलग अलग हो सकती है, तो अपने आप अपने तरीके से कहानी बना सकते हैं। तो मैंने ये अपने तरीके से कहानी बनाई है, मेरी कल्पना से। रामपुर नाम के गांव में एक नाथाभाई नाम के बुजुर्ग रहते थे। उनको एक सांप से दोस्ती हो गई थी। वह सांप उनके खेत जाने के रास्ते में बिल बनाकर रहता था। नाथाभाई रोज खेत जाते वक्त सांप को दूध पिलाते थे, फिर खेत जाते थे। एक बार नाथाभाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो खेत नहीं जा सके। सांप तो पूरा दिन राह देखता रहा। रात को निराश होकर नाथाभाई के घर की ओर चल पड़ा। इस तरफ नाथाभाई घर पे सो रहे थे और उनके घर पर चोर चोरी करने आया हुआ था। घर पहुंचते ही सांप ने चोर को देखा। सांप ने चोर को डस लिया। नाथाभाई की नींद खुल गई। बस ऐसे सांप ने अपनी दोस्ती निभाई। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में को लिखने के लिए जितनी जगह है उसको ध्यान में रखते हुए हमें छोटी सी कहानी अपनी कल्पना से बनानी है और यहाँ लिखनी है। प्रवृत्ति 2 स्वयं प्रयत्न कीजिए। पाठ 3 में आए कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इनका अर्थ लिखें और वाक्य में प्रयोग करें। मुहावरे यानी गुजराती में उसको रूढ़िप्रयोग बोलते हैं। तो इकाई 3 में कुछ मुहावरे आए हैं। वो मुहावरे यहाँ दिए गए हैं। हमको क्या करना है, उसका अर्थ यहाँ लिखना है और नीचे उस मुहावरे का प्रयोजन करके उपयोग करके यहाँ पर वाक्य बना के लिखना है। देखो, कोई चारा न होना यानी कोई रास्ता न होना, कोई उपाय न होना, ये 2 अर्थ हो सकते हैं। तो उस पर से वाक्य बनाया है। चोर के पास पुलिस से बचने का कोई चारा नहीं था। देखिए बच्चों, कई बार हम गलती कर देते हैं कि मुहावरे की बजाय हम उसके अर्थ का इस्तेमाल करते हैं। वाक्य में हम उसके अर्थ को लिखते हैं। ये गलती हमें कभी नहीं करनी। हमको वाक्य में सिर्फ खुद मुहावरा लिखना है, ना कि उसका अर्थ हमको समझने और समझाने के लिए है। तो चोर के पास पुलिस से बचने का कोई चारा नहीं था। तो मैंने यहाँ पर अपना मुहावरा प्रयोग किया है। दूसरा मुहावरा है आव देखा न ताव। बिना सोचे समझे काम करना। हम कोई काम बिना सोचे समझे कर देते हैं, तो उस वक्त हम ऐसा मुहावरा प्रयोग करते हैं, आव देखा न ताव। तो उस पर से मैंने 2 वाक्य बनाए हैं। आप अपनी कल्पना से वाक्य बना सकते हैं। लाखा ने आव देखा न ताव और कुत्ते को मारने लगा। दूसरा वाक्य है सोनल ने आव देखा न ताव और सीधी रिक्शा से कूद गई। तो यहाँ पर मुहावरा प्रयोग किया है इस वाक्य में आव देखा न ताव यहाँ पर मुहावरा प्रयोग किया है। तो आप अपनी
हिसाब से वाक्य बनाकर यहाँ पे लिखिए। आगे का मुहावरा है मार खा जाना। मार खा जाना यानी नुकसान होना। तो इस मुहावरे का प्रयोग करके मैंने 2 और वाक्य बनाए हैं। लाखा बंजारा व्यापार में मार खा गया था। जगमोहन सेठ सट्टे के व्यापार में मार खा गए थे। देखिए, मैं फिर से वाक्य पढ़ रही हूँ। लाखा बंजारा व्यापार में मार खा गया था। दूसरा वाक्य बनता है जगमोहन सेठ सट्टे के व्यापार में मार खा गए थे। देखो, मैंने अपनी कल्पना से ये वाक्य बनाए। आप कोई भी वाक्य अपने हिसाब से बना सकते हैं और उसमें ये मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि मुहावरे का प्रयोग करते वक्त उसका अर्थ का हमें खूब ध्यान रखना होता है। आगे की प्रवृत्ति है प्रवृत्ति 2। नीचे कुछ लिंग आधारित शब्द लिखे हैं, उनकी जोड़ी का शब्द लिखिए। देखिए, हिंदी में लिंग यानी वो लिंग जो है वो जो शब्द है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है या नान्यतर जाति का है, वो हमको बताता है। जैसे अभिनेता, तो ये पुल्लिंग का शब्द है, तो उस पर से स्त्रीलिंग शब्द बनता है अभिनेत्री, तो ये स्त्रीलिंग है। वैसे ही दूसरे शब्द दिए गए हैं, हमको उसका लिंग परिवर्तन करके लिखना है। देखिए, शब्द है गाय, तो ये स्त्रीलिंग है, तो उसका पुल्लिंग बनाना है शब्द हमें, तो गाय का शब्द बनेगा बैल। वैसे ही मोर शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो उस पर से हमको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो उसका मोर का बन जाएगा मोरनी। वैसे ही घोड़ा तो घोड़ी, राजा तो रानी, देवता तो देवी, नाग तो नागिन, शिक्षक तो शिक्षिका, कुत्ता तो कुतिया, शेर तो शेरनी। तो बच्चों, आगे की जो प्रवृत्ति है वो संज्ञा आधारित है। संज्ञा यानी नाम। तो दोस्तों, हम यहाँ संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी भी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, भाषा में जो भी शब्द कोई प्राणी का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो या कोई जगह का नाम हो, तो वो शब्द सूचित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कई प्रकार है, इनमें से हमको अभी 2 प्रकार ही जानने हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। अब बच्चों में समझा देती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कोई व्यक्ति या प्राणी या स्थान का या जगह का नाम तय हो जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे कि लड़का, तो वो लड़का कोई भी हो सकता है, तो वो व्यक्तिवाचक नहीं है, लेकिन उस लड़के का नाम हम रख लेते हैं कि संजय, तो संजय जो नाम हो गया वो व्यक्तिवाचक है कि हम जो संजय की बात कर रहे हैं वो व्यक्ति तय है, तो वो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि वो पूरी जाति का उल्लेख किया जाता है। जैसे गाय, तो कोई एक गाय की बात नहीं, गाय की पूरी जाति आ गई। वैसे लड़का, तो पूरी जाति आ गई। सैनिक, तो कोई भी सैनिक हो सकता है, तो वो जाति आ गई। जैसे पर्वत, तो वो पर्वत की दुनिया के सारे पर्वत उसमें आ जाते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि हिमालय पर्वत, तो वो पर्वत का नाम पड़ गया। जब कोई चीज़ का नाम तय हो जाता है, हम नाम रख लेते हैं, और तब वो नाम उसी जगह का या उसी व्यक्ति का या उसी प्राणी का उल्लेख करता है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। और पूरी जाति का जहाँ उल्लेख होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं कि नर्मदा अमरकंटक पर्वत से निकलती है। तो देखो, यहाँ नर्मदा जो है, नर्मदा ये नदी का नाम हो गया। तो ये नर्मदा
कौन सी संज्ञा हो जाएगी भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें दूसरी भी एक है अमरकंटक पर्वत। तो देखो पर्वत का नाम पड़ गया है अमरकंटक, तो ये अमरकंटक पर्वत की ही बात है। तो अमरकंटक पर्वत जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, एक वाक्य में एक से ज़्यादा संज्ञाएं हो सकती है। हमें याद रखना है कि चलो भाई एक संज्ञा लिख ली तो हमारा उत्तर हो गया, ऐसा नहीं होगा। हमें पूरे संज्ञा कौन कौन सी है वाक्य में ये हमको ढूंढनी है, फिर वो उसका प्रकार तय करना है। देखो यहाँ दूसरा वाक्य है, सभी छात्र आज देर से आए। तो इसमें संज्ञा कौन सी है ये पहले हम ढूंढेंगे। तो देखिए छात्र ये संज्ञा हो गई, तो अब हमने तय कर दिया है कि छात्र जो शब्द है इसमें ये संज्ञा है और एक ही संज्ञा है, ये भी तय हो गया। अब हम उसका प्रकार सोचेंगे कि चलो छात्र, तो कोई छात्र का नाम नहीं पड़ा, यहाँ कोई भी छात्र की बात हो सकती है, छात्र की पूरी जाति है, तो उसका प्रकार क्या हो जाएगा भाई? जातिवाचक संज्ञा। तो नीचे दिए गए शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अलग कीजिए और इसके अलावा हर एक के 5-5 उदाहरण और दीजिए। तो अब देखो हमारी प्रैक्टिस के लिए चलो हम संज्ञा की अब प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको छानकर हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखना है। जो शब्द जातिवाचक संज्ञा है उनको छानकर जातिवाचक संज्ञा में लिखना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, शब्द है भारत, हिमालय, नदी, गाय, सैनिक, पर्वत, पेड़ और कुत्ता। तो पहला शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि भारत, तो ये देश का नाम पड़ गया है, तो ये तय हो गया है। तो हम उसको कहाँ पर लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो हिमालय वो भी एक पर्वत का नाम हो गया है, तो उसको वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे का शब्द है नदी, तो ये दुनिया की कोई भी नदी हो सकती है, नदी की पूरी जाति आ गई तो वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। गाय वो भी जातिवाचक संज्ञा में जाएगी। सैनिक वो भी जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। पर्वत तो दुनिया का कोई भी पर्वत हो सकता है, वो भी जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। पेड़ तो उसका भी नाम नहीं है तय, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। कुत्ता तो कोई भी कुत्ता हो सकता है, पूरी जाति का शब्द आ गया तो वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए 2 शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए, ये सर्कल किए हुए जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के हैं। अब देखो मैं सूचना के अनुसार हमें और शब्द भी लिखने हैं, सोचकर अपने आप सोचकर लिखने हैं। तो मैंने लिखा है पाटन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गौरी गाय, देखो गाय लिखते तो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, लेकिन गौरी गाय मैंने गौरी गाय का नाम रख लिया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। चारू प्राथमिक शाला वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गुजराती वो भाषा का नाम पड़ गया तो वो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। करेला वो भी एक सब्जी का नाम पड़ गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेब, अम्बामा, ये मैंने शब्द लिखे हैं, आप अपनी हिसाब से अपने शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द लिखिए। वैसे ही मैंने जातिवाचक कुछ और शब्द लिखे हैं, सब्जी, शहर, फल। तो देखो सब्जी कोई भी हो सकती है, पूरी जाति आ गई। शहर कोई भी हो सकता है, पूरी शहर की पूरी जाति आ गई। फल की भी पूरी जाति आ गई। तो आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो आप अपने हिसाब से ये प्रवृत्ति अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। नमस्ते, बाय। देखिए ये कई और शब्द लिखे हैं, फिर से दिखा देती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपने आप मैंने बनाए हैं, पाटन, गौरी गाय, चारू प्राथमिक शाला, गुजराती, करेला, सेब, अम्बामा। यहाँ और जातिवाचक संज्ञा लिखी है मैंने, सब्जी, शहर, फल। तो आप दूसरे अपने जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम सोचिए और यहाँ रिक्त स्थानों में भर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा देना और मुझे कमेंट्स भी करना। बाय बच्चों।